जिन बच्चों को आगे मैथ्स एज अ मेजर सब्जेक्ट लेकर पढ़ना है उनके लिए स्टैंडर्ड मैथ्स कंपलसरी है। अब इजी का मतलब ये नहीं कि बच्चे से पूछा जाएगा 2+3 क्या होता है। टेक्स्ट बुक तो सेम है, चैप्टर तो सारे सेम है, क्योंकि इसमें सबसे बड़ा रीजन ये है कि एनसीईआरटी की बुक एक ही है। एनसीईआरटी की बुक स्टैंडर्ड मैथ्स के लिए अलग नहीं है और बेसिक मैथ्स के लिए अलग नहीं है। बट मैं आपको बता दूं, जिनको लग रहा है कि बेसिक है तो आसान है, ये क्वेश्चन सॉल्व करके जरा देख लेना, ये क्वेश्चन सॉल्व करके देख लो तो वो पॉसिबल है अगर आप हर दिन सॉल्व कर रहे हो। मैथ्स को कंसिस्टेंसी चाहिए, हर दिन सॉल्व करोगे तो। So first of all, congratulations sir for completing the 11 years of teaching. आपने ऑफलाइन में पिछले 11 सालों से बहुत ही योगदान दिए हैं। बहुत सारे बच्चों को आपने पढ़ाया, बहुत सारे बच्चों को आपने दिशा दिखाई, करियर के गाइडेंस दिए। 10th के बाद बोला जाता है ना कि 10th हमारा एक डिसाइडिंग फैक्टर होता है। बहुत सारे लोगों से हमने सुना, अपने पेरेंट्स हो गए या फिर आस पड़ोस के लोगों से सुनते थे कि बोर्ड एग्ज़ाम 10th जो होता है वो बोर्ड एग्ज़ाम होता है। अपने लाइफ का पहला बोर्ड एग्ज़ाम हम लोग देते हैं कहीं बाहर जा कर के। तो आपने उन सब बच्चों को इतने सही तरीके से गाइडेंस दिए हैं फिर लास्ट के 11 ईयर्स के लिए, तो सबसे पहले कॉन्ग्रेचुलेशंस उसके लिए। और बहुत सारे बच्चों के डाउट्स आ रहे थे, बहुत सारे बच्चों के मन में एक सवाल था कि सर आप ऑनलाइन कब आइएगा, क्योंकि ऑफलाइन इतने लंबे टाइम तक थे आप ऑफलाइन में, तो फाइनली आप ऑनलाइन आ रहे हो। ठीक है, तो ऑनलाइन सर आपके सामने रहेंगे और बहुत सारे बच्चों को जैसे ऑफलाइन में मदद मिली है, अब ढेरों सारे बच्चों को ऑनलाइन में भी मदद मिलेगी। आप कहीं से भी हो, आप क्लास टॉपर को सब्सक्राइब कर लो और सर से अपनी जो है पढ़ाई वो आगे करो। तो सर आज की जो हमारा टॉपिक है, आज स्टैंडर्ड मैथ्स और बेसिक मैथ्स, ये एक कॉमन कन्फ्यूज़न होता है पेरेंट्स के लिए भी, और अगर आप स्टूडेंट हो तो आपको भी तो होगा ही होगा। अगर आप 10th के स्टूडेंट हो तो ये दोनों जो टॉपिक है स्टैंडर्ड मैथ्स या फिर बेसिक मैथ्स क्या होता है, किसको परस्यू करना चाहिए, किसको लेना चाहिए, किसको नहीं लेना चाहिए, आज पूरा हम लोग उसी पे डिस्कस कर रहे होंगे। सर पूरा डिटेल में बताएंगे और आपका जो भी कन्फ्यूज़न है ना वो पूरा दूर कर रहे होंगे। तो वीडियो को लास्ट तक देखना, ताकि जो ये दो चीज़ है ना, भारी भरकम शब्द देखने को नज़र आ रहा है। अगर मैं देखूँ तो स्टैंडर्ड और फिर बेसिक, अगर मैं देखूँ तो स्टैंडर्ड ऐसे ही बहुत हार्ड वर्ड लग रहा है। तो सर ओवर टू यू, आप बताइए क्या होता है और किसको ये लेना चाहिए। ओके, सबसे पहले तो राहुल थैंक यू। और एक्चुअल में आज 11 ईयर्स कंप्लीट कर लिया है हमने। 6 सितंबर का डेट था जब हमने अपना करियर स्टार्ट किया था, और कभी सोचा भी नहीं था कि टीचिंग फील्ड में आएंगे। कॉलेज वालों को लगता था कुछ और बनेगा, घर वालों को लगता था कुछ और बनेगा और इस फील्ड में आए, लेकिन इस फील्ड में सबसे ज़्यादा प्यार मिला, रिस्पॉन्सिबिलिटी मिली, रिस्पेक्ट मिला, और आई थिंक बच्चों से काफ़ी कुछ सीखा। बच्चों को सिखाया, नो डाउट रिजल्ट बहुत अच्छे आए, लेकिन बच्चों से सीखा काफ़ी कुछ। तो अब वक्त आ गया है उनको वापस देने का, राइट। और हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं इस टॉपिक से जो कि अभी ऑन डिमांड है। सारे बच्चे लोग अभी स्कूल में फिलअप कर रहे हैं फॉर्म, है ना, कि उनको स्टैंडर्ड मैथ्स चाहिए या फिर बेसिक मैथ्स चाहिए। ठीक है, तो ये बहुत बड़ा क्वेश्चन है, बहुत बड़ा कन्फ्यूजन भी है। आज हम लोग सारे कन्फ्यूजन एक से एक करके सारे दूर करेंगे, और इसके लिए हम लोग जो प्रीवियस ईयर पेपर्स है उसे भी कंपेयर करेंगे कि बेसिक मैथ्स में एक्चुअल पेपर में क्वेश्चन कैसे आया हुआ है और स्टैंडर्ड मैथ्स में कैसा पेपर आया हुआ है, कैसा क्वेश्चन आया हुआ है ना। तो जो थ्योरेटिकली एक माहौल बना हुआ है कि स्टैंडर्ड मैथ बहुत डिफिकल्ट है और बेसिक मैथ बहुत ईजी है, इन इसके जो बीच में जो गैप है वो काफ़ी ज़्यादा है। मतलब लोगों के माइंड में ऐसा थॉट है उनका कि बहुत ज़्यादा एक डिफिकल्ट है और एक ईजी है। ऐसा कुछ नहीं है, क्योंकि इसमें सबसे बड़ा रीज़न ये है कि एनसीईआरटी की बुक एक ही है। एनसीईआरटी की बुक स्टैंडर्ड मैथ्स के लिए अलग नहीं है और बेसिक मैथ्स के लिए अलग नहीं है। यानी कि जब जो पब्लिकेशन है, जो हमारा जो सीबीएसई बोर्ड है जो फॉलो करता है, जब स्टैंडर्ड मैथ्स के लिए अलग अलग कोई मैथ्स की बुक नहीं है और बेसिक की मैथ्स अलग बुक नहीं है, तो इसका मतलब ज़्यादा डिफरेंस नहीं है, पहली बात, है ना। हम लोग देखेंगे इन डिटेल में कि क्या क्या एक्चुअल में डिफरेंसेस है। ऑलराइट, जैसे ये स्टैंडर्ड मैथ्स है तो 4 पॉइंट बस याद रखना है। पहला है कि जो लेवल ऑफ डिफिकल्टी रहेगी वो हायर रहेगी, ऑब्वियसली, क्योंकि इसमें बच्चों को एनालाइज करके क्वेश्चंस को सॉल्व करना होता है, तो ये डिफिकल्ट क्वेश्चन तो रहेगा। हालांकि पिछले 2 साल में इतने इजी क्वेश्चंस आए स्टैंडर्ड के पेपर में कि बच्चे तो मतलब ऐसा जब एग्जाम देकर आते तो तुरंत मिलने आ जाते हैं सीधा सेंटर पे कि सर आज का बहुत ही ईजी पेपर था, और मतलब जितना वो डर रहे थे एग्जाम से एक दिन पहले, उतना मतलब वो काफ़ी खुश हो जाते हैं कि चलो बहुत ईजी पेपर था, और स्कोर भी वैसे ही उसके हिसाब से आए। तो पिछले 2 साल से काफ़ी इजी पेपर आया है स्टैंडर्ड में। इसका ये मतलब ये नहीं है कि नेक्स्ट कमिंग एग्जाम में वो पेपर इजी आएगा। हमें हमेशा डिफिकल्ट पेपर के लिए रेडी रहना है ना। तो ऐसा ज़रूरी नहीं है कि 2 साल में अगर इजी पेपर आए तो अगले हर साल इजी आएगा, ऐसा नहीं है। लेकिन ओवरऑल जो पेपर जब बनता है तो लेवल ऑफ डिफिकल्टी को थोड़ा हायर रख के क्वेश्चन को बनाया जाता है, ठीक है, पहला चीज़ ये।
दूसरा है कि इसमें इन डेप्थ, जैसे आप देख रहे हो यहाँ पे, इन डेप्थ नॉलेज होना चाहिए मतलब बच्चों को। जैसे अगर कोई टॉपिक पढ़ रहा है, जैसे हाइट्स एंड डिस्टेंस एक चैप्टर है, ठीक है, ट्रिग्नोमेट्री का एप्लीकेशन है वो, तो उसमें बच्चों को मालूम होना चाहिए कि अगर आप उसमें उसमें बहुत अच्छे अच्छे लेवल के क्वेश्चन हैं, जैसे एक बोट है और फिर एंगल ऑफ इंक्लिनेशन कितना बना रहा है, फिर उसका इमेज जो बन रहा है सी वाटर में, फिर वहाँ से आपको एंगल फॉर्म करना होता है, तो ये सब एनालाइज करना पड़ता है बच्चों को। तो हायर ऑर्डर थिंकिंग के क्वेश्चंस आपको मिलते हैं स्टैंडर्ड मैथ्स में। दूसरा डिफरेंस ये हुआ। तीसरा सबसे इंपॉर्टेंट डिफरेंस है फ्यूचर स्टडीज। जिन बच्चों को आगे मैथ्स एज अ मेजर सब्जेक्ट लेकर पढ़ना है, उनके लिए स्टैंडर्ड मैथ्स कंपलसरी है। अभी मैं आपको बता दूं, ये बिल्कुल कंपलसरी सब्जेक्ट है स्टैंडर्ड मैथ्स। अगर आपको आगे चलकर मैथ्स एज अ मेजर सब्जेक्ट लेना है, चाहे वो कॉमर्स में आप मैथ्स ले रहे हो, चाहे वो साइंस में मैथ्स ले रहे हो, या फिर आप आगे चलकर कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स की तैयारी कर रहे हो लाइक सीईटी, जेडब्ल्यू, तो इसमें ब्रेकिंग न्यूज़ ये है कि ये जो सर्कुलर है आपको कई सारे मीडिया में मिल जाएगा। ये आया है 27 मई 2025, मतलब आज से कुछ महीने पहले। और इसमें ये बताया जा रहा है कि जिन बच्चों ने क्लास 10th में बेसिक लिया था, उनको इस साल ऑनवर्ड्स 2025-2026 ऑनवर्ड्स उनको क्लास 11th में वो स्टैंडर्ड मैथ्स ले सकते हैं, कोर मैथ्स ले सकते हैं। हालांकि इसमें हमें थोड़ा कंफर्मेशन लेना पड़ेगा अपने स्कूल टीचर से, अपने प्रिंसिपल से, क्योंकि यहाँ पे परमिशन लिखा हुआ है, आपको परमिशन लेना पड़ेगा, ठीक है। तो इसको मैं एक बार थोड़ा बता देता हूँ। ये बेसिकली नोटिफिकेशन आया था 2019 में, सबसे पहले, कोविड से पहले, कि जिन बच्चे ने स्टैंडर्ड मैथ्स लिया उनको ही वो कोर मैथ्स दे रहे थे, और जिन बच्चों ने बेसिक मैथ्स लिया था उनको वो अप्लाइड मैथ्स दे रहे थे। फिर जब कोविड आ गई 2019 के बाद, जब कोविड आ गया, तो कोविड में इन्होंने फिर से ये अलाउ किया बच्चों को कि ओके, अगर आपने बेसिक मैथ्स लिया है तो आप यू कैन गो फॉर स्टैंडर्ड मैथ्स इन क्लास 11, वो अलाउ किया था इन्होंने। तो यहाँ पे वही बता रहा है कि 2025-2026 ऑनवर्ड्स ये अलाउ करेंगे, बट इसके लिए सबसे बड़ा ट्विस्ट ये है कि आपको परमिशन चाहिए हेड ऑफ द इंस्टीट्यूशन, यानी आपके स्कूल के हेड मास्टर से, आपके प्रिंसिपल से, आपके क्लास के टीचर से, आपके मैथ्स के टीचर से। क्योंकि जब हेड टीचर के पास या प्रिंसिपल के पास से आप अथॉरिटी लोगे, आप परमिशन लोगे, तो अल्टीमेटली प्रिंसिपल आपके मार्क्स के बारे में देखेंगे। तो अल्टीमेटली पूरा घूम के चक्कर ये आ जा रहा है मार्क्स के ऊपर, है ना। यहाँ पे लिखा हुआ है, बिफोर परमिटिंग मैथमेटिक्स इन क्लास 11th to such students, the head of the institution or school should satisfy that the students have the aptitude, यानी ability to solve, है ना, and the ability to pursue maths in class 11th। तो यहाँ पे परमिशन आ जाएगी। तो एक बार थोड़ा मेरा ये कहना है कि आप अपने स्कूल टीचर से कंफर्म कर लीजिए, है ना, और अपने स्कूल टीचर से और अपने हेड मास्टर से या फिर प्रिंसिपल से बात कर सकते हैं, है ना। इसके बाद हम लोग देखेंगे, अब माइंड में ये आता है क्वेश्चन कि सर अप्लाइड मैथ्स के लिए जरूरत नहीं है। अगर आप कॉमर्स ले रहे हो और उसमें आप अप्लाइड मैथ्स ले रहे हो तो फिर स्टैंडर्ड मैथ्स की जरूरत नहीं है, ठीक है। इसमें देखो पर्पस वही, लास्ट पॉइंट वही है, पर्पस। आखिर ये क्यों बना, मतलब स्टैंडर्ड मैथ्स को क्यों अलग किया गया और बेसिक मैथ्स को क्यों अलग किया गया। तो पर्पस इसमें समझ लो कि आगे चलकर ऐसे बहुत सारे स्ट्रीम है जहाँ पे मैथ्स एज अ मेजर सब्जेक्ट होता है, और बहुत से ऐसे स्ट्रीम है जिसमें मैथ्स एज अ मेजर सब्जेक्ट तो नहीं है ना। अप्लाइड मैथ्स पढ़ना है या फिर क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड पढ़ना है, वो 10th वाली आती है। जो अगर कोई बच्चा मेडिकल में जा रहा है तो वो तो वैसे भी पीसीबी ले रहा है, मैथ्स तो वैसे भी ड्रॉप करने वाला है। या फिर कोई कॉमर्स में जा रहा है विदाउट मैथ्स, तो वो मैथ्स ड्रॉप करके कॉमर्स में ले रहा है, अकाउंट्स, इकोनॉमिक्स, बीएसटी वगैरह ले रहे हैं। तो जब मैथ्स एज अ मेजर सब्जेक्ट नहीं है तो उनको क्यों नेसेसरी बर्डन दिया जाए 10th में। इसलिए ये बनाया गया स्टैंडर्ड मैथ्स, और जिनको नहीं चाहिए मैथ्स आगे, वो बेसिक मैथ्स में चले जाइए, है ना। तो ये मेजर पर्पस था यहाँ पे। इसके बाद हम लोग यहाँ पे देखते हैं, दिस इज अबाउट बेसिक मैथ्स। तो बेसिक मैथ्स में भी आप जब देखोगे तो लेवल ऑफ डिफिकल्टी देखो, लेवल ऑफ डिफिकल्टी ईजियर है। अब इजी का मतलब ये नहीं कि बच्चे से पूछा जाएगा 2+3 क्या होता है। टेक्स्ट बुक तो सेम है, चैप्टर तो सारे सेम है, तो ये तो नहीं पूछा जाएगा ना कि भाई 2+3 क्या होता है। इजी का मतलब क्या होता है, बच्चे ये प्रिटेंड कर लेते हैं कि उनको बहुत इजी क्वेश्चंस मिलेगा, हमने बेसिक मैथ्स लिया अब मेरा मैथ्स अच्छा हो जाएगा। ऐसा बिल्कुल नहीं है। सिंपल सी बात है, अगर आप मैथ्स सॉल्व करते हो तो आप स्टैंडर्ड मैथ्स में भी अच्छा लेकर आओगे और बेसिक में भी अच्छा लेकर आओगे। अगर आपकी मेहनत नहीं है, अगर आप सॉल्व ही नहीं कर रहे हो, तो आप स्टैंडर्ड लो या बेसिक मैथ्स लो, आप वैसे भी आप कम स्कोर लाने वाले हो, है ना। तो जिन्होंने जो डर कर बेसिक मैथ्स लिए थे और उनको लगा था उनको अच्छा स्कोर मिलेगा, वैसे मिला अच्छा स्कोर, बट इतना नहीं मिला जितना स्टैंडर्ड वालों को मिला। जैसे 95 अबव बहुत सारे बच्चों को मिला इस बार स्टैंडर्ड मैथ्स में, तो वो स्कोर अचीव नहीं कर पाए बेसिक मैथ्स के बच्चे, है ना। तो ये डिफरेंस एक है। सो इजी क्वेश्चन रहेगा, सिंप्लीफाइड मैथ्स रहेगा, लेकिन टॉपिक वही है, टेक्स्ट बुक वही है ना। सो आपको माइंड में वो रखना पड़ेगा। और इसमें बेसिकली फंडामेंटल कॉन्सेप्ट होता है, फंडामेंटल पे ज़्यादा ध्यान दिया जाता है कि ओके उनका बेसिक जो
फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चंस हो गए, वो सब ज़्यादा इसमें रहता है, ठीक है। तो लर्निंग का पार्ट इसमें, मतलब लर्निंग के क्वेश्चन ज़्यादा रहते हैं कि फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चंस आ गए, कैलकुलेशन रहेगा। इनफैक्ट कैलकुलेशन तो इसमें ज़्यादा रहता है। कई कई सारे ऐसे क्वेश्चंस हैं, अभी हम लोग देखेंगे क्वेश्चन वाइज, काफ़ी लेंदी क्वेश्चंस होते हैं बेसिक के पेपर में, ठीक है। हम लोग देखेंगे अभी, मैं आपसे पूछूंगा अभी, आपको इसमें एक क्विज करेंगे हम लोग, जिसमें मैं आपको ऑप्शन दूंगा, आप बताओगे क्वेश्चन देखकर कि वो बेसिक है या स्टैंडर्ड है, ठीक है। और लगे हाथ साथ साथ हम लोग, जो हमारे व्यूअर्स है वो भी गेस कर सकते हैं, है ना। चलिए, तो फ्यूचर स्टडीज में मैंने आपको बता दिया कि अगर आपको मैथ्स नहीं चाहिए, आपको मालूम है, यू आर प्री डिटरमाइंड कि आगे चलकर मुझे मैथ्स नहीं लेना है, और आपके पेरेंट्स से परमिशन मिल गई है, टीचर से भी आपको परमिशन मिल गई है, देन यू कैन जस्ट गो फॉर द बेसिक मैथ्स, अगर आपका मैथ्स अच्छा नहीं है तो। अदरवाइज स्टैंडर्ड मैथ्स में कोई खराबी नहीं है, आप अगर मेहनत करोगे तो बहुत अच्छा रिजल्ट लेकर आओगे, ठीक है। ऑल राइट, नेक्स्ट पर्पस, देखो इसमें, देखो यहाँ पे लिखा हुआ स्ट्रगल विथ मैथ्स। जिन बच्चों को मैथ्स से दिक्कत हो रही है और आगे चलकर मैथ्स पढ़ना ही नहीं है, उनके लिए बनाया गया है बेसिक मैथ्स, ठीक है। तो इसको हम लोग पहले एक बार समअप करते हैं, है ना। इसको हम लोग पहले एक बार समअप कर लेते हैं, एक जगह समरी बना देते हैं। इसके बाद हम लोग डिटेल में देखेंगे कि कैसे किस तरह से क्वेश्चंस आ रहे हैं, किस तरह से क्वेश्चंस पूछे जा रहे हैं, ठीक है। तो जैसे यहाँ पे आप देख लो, मैं आपको बता देता हूँ। जैसे स्टैंडर्ड मैथ्स के लिए हायर एडवांस क्वेश्चन, बेसिक मैथ्स के लिए इजियर यानी फंडामेंटल क्वेश्चन, ठीक है, पहला पॉइंट। इसमें मोर कॉम्प्लेक्स वाले क्वेश्चन ज़्यादा रहेंगे, जैसे मैंने आपको बताया हाइट्स एंड डिस्टेंस के बारे में, और भी चैप्टर्स हैं जिसमें कॉम्प्लेक्स क्वेश्चंस बन सकते हैं। इसमें थोड़ा सिंप्लीफाइड क्वेश्चन रहता है, ठीक है, जो बच्चों को थोड़ा ईजी होता है समझने में। यहाँ पे लिखा हुआ स्टूडेंट्स हु वांट टू परस्यू मैथ्स इन हायर स्टडीज, जैसे मैंने बताया आपको, हाई स्टडीज में मैथ्स लगता है तो स्टैंडर्ड मैथ्स के लिए जाइए, अदरवाइज सीधा आप बेसिक मैथ्स ले लो। देखो यहाँ पे लिखा हुआ पीसीएम, अगर आप ब्रांच पीसीएम स्ट्रीम अगर आप ले रहे हो, कॉमर्स विथ मैथ्स, अभी कॉमर्स में भी दोनों चीजें हैं, विथ मैथ्स एंड विदाउट मैथ्स। अच्छा, तीसरा ऑप्शन भी अभी नया नया है, अप्लाइड मैथ्स, ठीक है। तो अभी अगर आपको कोर मैथ चाहिए इवन इन कॉमर्स, तो आपको स्टैंडर्ड मैथ्स लेना पड़ेगा, है ना। एंड देन कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स जैसे सीईटी हो गए, एनडीए हो गया, जेई हो गया। एंड बेसिक मैथ्स में मैंने आपको बता दिया, कॉमर्स विदाउट मैथ्स, आर्ट्स, अगर आप आर्ट्स स्ट्रीम में जा रहे हो तो बेसिक मैथ्स से आप जा सकते हो। वोकेशनल कोर्सेज, जो भी इसके अलावा जो और कोर्सेज होते हैं, उस पर आप अगर जा रहे हो तो बेसिक मैथ्स ले सकते हो। और जो फोकस रहेगा इस क्वेश्चन पेपर का, वो कॉन्सेप्चुअल डेप्थ में रहेगा, लॉजिकल रीजनिंग में रहेगा, थोड़ा बच्चों को सोचना पड़ेगा, है ना। और यहाँ पे थोड़ा प्रैक्टिकल यूज से रिलेटेड क्वेश्चंस रहते हैं, डे टू डे लाइफ प्रॉब्लम से रिलेटेड क्वेश्चंस रहते हैं यहाँ पे, ठीक है। ये समरी है, जिनको अगर चाहिए कि एक जगह पे डिफरेंस मिल जाए, उनके लिए हमने ये समरी अलग से बनाई हुई है। अब चलेंगे हम लोग सीधा क्वेश्चन पे, और मैं आपसे पहले पूछूंगा कि भाई ये सब सर पीडीएफ अगर हमें चाहिए तो लिंक आपको व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक मिल जाएगा, क्लास टॉपर का एक कम्युनिटी है, नीचे डिस्क्रिप्शन में होगा, आप जाकर के डायरेक्टली वहाँ पे जुड़ जाओ। और भी बहुत सारी चीज़ें, नोट्स हो गई, और आपके जो इंपॉर्टेंट नोट्स होते हैं एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से, वो सब सारी चीज़ें आपको पता चलेगी नीचे, तो आप जरूर से ज्वाइन कर लेना। यस, बस आगे चलते हैं हम लोग। इसके बाद जो हम लोग देखेंगे, सीधा क्वेश्चन पे चलेंगे, और आपको आइडेंटिफाई करना है कि ये क्वेश्चन पेपर बेसिक का है या, चलिए देखते हैं। आप लोग भी देखना और ये इसको देखो, ठीक है। देखने के बाद वीडियो को पॉज करो, 5 सेकंड लो और फिर सोचो कि क्या है, और आप कमेंट में बता सकते हो हमें कि क्वेश्चन नंबर 1 स्टैंडर्ड है या फिर बेसिक है, ठीक है। चलो बताओ, मैं आपको क्वेश्चन यहाँ पे दिखा देता हूँ, चलिए। हाँ, ये तो सर अगर मेरे से आप पूछोगे तो देखने से तो पता नहीं चल रहा है कि क्या है, बट ये देखिए नंबर ज़्यादा है, तो मे भी स्टैंडर्ड हो सकता है, ठीक है। क्या लगता है? अकॉर्डिंग है तो ये फर्स्ट नंबर स्टैंडर्ड का क्वेश्चन है ये, क्योंकि वैल्यूज बड़े बड़े दिख रहे हैं। वैल्यूज बड़े बड़े दिख रहे हैं। ये बेसिक का क्वेश्चन है, बताओ। ये बेसिक का क्वेश्चन है, मैं बता रहा हूँ आपको, ये बेसिक का क्वेश्चन है। भले आपको वैल्यूज यहाँ पे बड़े बड़े दिख रहे हैं, है ना, लेकिन ये बेसिक का पेपर है, आप प्रीवियस पेपर निकाल कर देखो, ये बेसिक का पेपर है, ठीक है। भले वैल्यूज आपको बड़े बड़े दिख रहे हैं। हाँ, अब मैं नेक्स्ट आपको एक और स्लाइड पे लेके जाता हूँ, वहाँ पे आप बताना, ये क्वेश्चन देखकर बताओ आप, ये बेसिक का है या एडवांस का है। दोनों क्वेश्चन, हाँ, अगर फिगर वगैरह है, 1 मार्कर है, दोनों मैंने 1 मार्कर उठाए हैं। ऐसे तो समझ नहीं आ रहा है सर, ट्राई करो, गेस करो। नंबर ये में भी, क्योंकि वर्ड प्रॉब्लम टाइप का है तो जनरल वर्ड प्रॉब्लम नहीं है ये, वर्ड प्रॉब्लम नहीं, इसमें थोड़ा स्टेटमेंट है, लेकिन ये बहुत सिंपल स्टेटमेंट दिख रहा है। स्टेटमेंट टाइप पूछ रहा है रैशनल नंबर है इरेशनल नंबर, बहुत ही बेसिक सा क्वेश्चन है। तो क्या होगा ये, स्टैंडर्ड या बेसिक? स्टैंडर्ड बेसिक होगा सर। ये स्टैंडर्ड का पेपर है। ओके, ये स्टैंडर्ड का पेपर है, जिनको
लग रहा है, डाउट आ रहा है, वो प्लीज आप प्रीवियस ईयर पे पेपर निकालिए और देखिए, ये स्टैंडर्ड का क्वेश्चन है। यस, ये आपको इजी लग रहा है ना, वही मैं बता रहा हूँ। ज़्यादा डिफरेंस नहीं है स्टैंडर्ड और बेसिक में, अगर आप लेवल ऑफ डिफिकल्टी को लेकर सोच रहे हो तो। ठीक है, तो ये स्टैंडर्ड का पेपर है, इसमें ग्राफिकल क्वेश्चन है, इसमें जितने पॉइंट से वो पास करता है, देखो यहाँ पे लॉजिकल क्वेश्चन आ गया कि कितने पॉइंट से एग्जैक्टली वो पास कर रहा है, तो इसके जीरोस बताइए, है ना। ठीक है, ये सारे हम लोग डिस्कस करेंगे। अभी हम लोग और कुछ क्वेश्चन देखते हैं। ये तो सिंपल 1-1 मार्क करके हो गए, मैं आपको और ले चलता हूँ दूसरे सेक्शन में। दूसरे सेक्शन में आपको लेके चलता हूँ। ये देखकर बताओ, ये भी 1 मार्क करके हैं, मुझे बताओ एक बार, आप वैल्यूज देखो और मुझे बताओ कि ये स्टैंडर्ड है या बेसिक है। स्टैंडर्ड के है सर। ये स्टैंडर्ड के है? हाँ। अच्छा, क्यों ऐसा लग रहा है? सेक्टर क्योंकि थोड़ा सा भारी भरकम जैसा दिख रहा है, अगर वर्ड प्रॉब्लम देखे बच्चे देख करके यही तो कंफ्यूज रहते हैं। वैसे ये क्लास 10th के लिए बहुत इजी सा क्वेश्चन है, क्योंकि यहाँ पे एरिया ऑफ अ सेक्टर बोला है और सिर्फ एंगल निकालना है, तो एक सिंपल एक फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन है। तो अगर बच्चे देख रहे हैं इस क्वेश्चन को, तो उनको डेफिनेटली ये लगेगा कि बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है, क्योंकि डायरेक्टली फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन है। बट एक्चुअल में ये स्टैंडर्ड का ही पेपर है। आप सही बता रहे थे, वैसे गेस आपने सही किया ये स्टैंडर्ड का ही है, ये स्टैंडर्ड का ही पेपर है ना। लेकिन फिर भी आपको मैं दिखा रहा हूँ कि ये सिंपल फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन है। सारे क्वेश्चंस लॉजिकल नहीं दे सकते, कुछ जो क्वेश्चंस रहेंगे वो तो फॉर्मूला बेस्ड रहेंगे ना, है ना। तो ये एक चीज़ हो गई, ये स्टैंडर्ड पेपर हो गया। बहुत सही जवाब आपका। नेक्स्ट चलते हैं हम लोग। एक और स्लाइड है इसमें, हाँ, ये देखकर बताइए आप। ऐसे तो समझ नहीं आ रहा सर। गेस करो अभी जब गेस ही करना है तो फिर क्या समझना है, गेस करो अच्छे से। जैसा डायरेक्ट पूछा है तो बेसिक होगा ये, मे बी। आप लोगों को क्या लगता है, बेसिक होना चाहिए? आप लोग कमेंट में बताओ। बेसिक ही है। सही जवाब, करेक्ट आंसर, ये बेसिक है। बहुत बढ़िया, गेस तो कर लिए, लेकिन अब मैं बताता हूँ रियल फैक्ट। जब बच्चे कैलकुलेट करेंगे और वैल्यूज इस तरह से डेसिमल में आएगी, तब क्या होगा, बच्चों को डाउट आएगा। उनको लगेगा कि ये क्वेश्चन बेसिक का पेपर मैं सॉल्व कर रहा हूँ, मेरे वैल्यूज तो या तो 17 आने चाहिए, या तो 18 आने चाहिए, या जो नियरेस्ट वैल्यू वो आने चाहिए, है ना, राउंड फिगर में। बट अगर सोच लो किसी बच्चे को 9.625 मिल रहा है, तो वो डाउट में आएगा, उसे लगेगा कि अब मेरा सॉल्विंग सही है या नहीं है। अब इसके लिए क्या होगा, फिर से वो वापस क्वेश्चन में जाएगा, राइट। वो ये चेक करेगा कि मुझसे कहीं मिस्टेक तो नहीं हो रहा। ये कॉमन चीज़ है, ये कॉमन प्रॉब्लम है हर बच्चों का, कि अगर उनको लगता है कि वैल्यू थोड़े से मिक्स फ्रैक्शन में आ गए या फिर डेसिमल में आ रहा है वैल्यू, तो वो एक बार अपना कैलकुलेशन जरूर चेक करते हैं, कि उनको लगता है अरे ऐसे कैसे आंसर आ सकते हैं। ठीक है, तो आंसर देखो डेसिमल में है, बट फिर भी ये बेसिक का क्वेश्चन है, तो आपको घबराना नहीं है अगर आपके आंसर डेसिमल में आ रहे हैं। इसलिए मैं बार बार कहता हूँ, फाइनल आंसर पे ध्यान मत दो, वो तो ऑब्वियसली इंपॉर्टेंट है हमारे लिए, बट उससे ज़्यादा इंपॉर्टेंट हमारे लिए स्टेप्स है और मेथड है। अगर आप मेथड सही जा रहे हो और स्टेप्स आपकी सही से आपने कैलकुलेशन की हुई है, तो ऑब्वियसली आंसर आपका सही आने वाला है, इररिस्पेक्टिव ऑफ दैट कि वो डेसिमल में आ रहा है या फिर एक होल नंबर में आ रहा है, राइट। तो इस तरह के वैल्यूज आपको देखने को मिलते हैं, ये बेसिक का पेपर है। ठीक है, और मैं आपको बोलता हूँ कि अब जो बच्चे देख रहे हैं ना, उनको ये सॉल्व करके देख लो, आपको समझ में आ जाएगा। आपको लग रहा होगा कि बेसिक है तो इजी होगा, तो सॉल्व करके देख लो, है ना, आपको पता चल जाएगा कि बेसिक का मतलब क्या होता है ना। चलिए, एक तो ये हो गया। इसके बाद अब हम लोग थोड़ा चलते हैं जो हायर मार्कर के होते हैं ना, 5 मार्कर के क्वेश्चन, उस पर चलते हैं। और उसके बाद लास्ट में हम लोग चलेंगे जो सीबीएसई ने निकाला हुआ है प्रॉपर, कि कितना वेटेज किस बेसिक में क्या वेटेज होता है, स्टैंडर्ड का क्या वेटेज होता है, वो हम लोग शो करेंगे, है ना। एंड फाइनली कंक्लूड करेंगे कि किन बच्चों को स्टैंडर्ड मैथ्स चाहिए और किन बच्चों को बेसिक मैथ्स चाहिए। ठीक है, चलिए, सो आगे बढ़ते हैं। यस, अब जैसे ये क्वेश्चन देखो, ये बता दो, ये स्टैंडर्ड होगा या बेसिक होगा? ये तो स्टैंडर्ड होगा, क्योंकि ये डायग्राम देख करके कॉम्प्लिकेटेड लग रहा है। सारे तुम गेस बढ़िया से कर ले रहे हो यार, एकदम सही जवाब है। ये स्टैंडर्ड का क्वेश्चन है, ये स्टैंडर्ड का क्वेश्चन है। और वर्ड प्रॉब्लम भी है ना, तो वो कोई भी देख करके आप लोग भी बता दोगे? नहीं, वर्ड प्रॉब्लम तो बेसिक में भी रहेगा। अच्छा, हाँ, तुमने ये डायग्राम देख कर बताया ना, दैट्स, ये आंसर बिल्कुल सही है, स्टैंडर्ड का क्वेश्चन है ये, है ना। इस तरह के क्वेश्चंस, अब जिनको लग रहा होगा कि अच्छा पिछले 2 साल से इजी क्वेश्चंस आ रहे हैं, उनको ये देखना जरूरी है कि ऐसे सारे क्वेश्चंस इजी नहीं रहने वाले, है ना। उनमें से कुछ क्वेश्चंस ऐसे रहेंगे जो आपको लॉजिकली सोचकर आपका टाइम लेगा, और आपने वो किसी भी टेक्स्ट बुक में, किसी भी रेफरेंस बुक में कभी पहले नहीं देखा होगा, वो सीधा आपको मिलेगा बोर्ड एग्जाम में, है ना। क्योंकि वैसे क्वेश्चन बनाए जाते हैं ताकि बच्चे वहाँ पर थोड़ा रुक कर सोचे, लॉजिक अपना अप्लाई करे,
है ना। तो ये स्टैंडर्ड का पेपर है, बाकी क्वेश्चन इसके जो आप देख रहे हो ये काफ़ी ईजी है, सिर्फ ये क्वेश्चन इसमें से डिफिकल्ट लग रहा है, बाकी थोड़ा ईजी क्वेश्चन है, ठीक है। अब मैं आपको लेके चलता हूँ नेक्स्ट वाले पेपर पे। नेक्स्ट वाला जो पीडीएफ है लास्ट होगा ये, इसके बाद हम लोग सीधा चलेंगे कंक्लूजन पे, है ना। ये लास्ट पेपर है, लास्ट गेस करके बता दो ये बेसिक का है या एडवांस का है। 5 नंबर है तो सर स्टैंडर्ड ही होगा। नहीं 5 मार्क्स से सारे आते हैं। अच्छा बेसिक में भी पैटर्न दोनों में सेम है, ये अच्छा तुमने पॉइंट आउट किया। काफी लोगों को लगता होगा कि पैटर्न अलग अलग है, पैटर्न अलग अलग नहीं होता। मार्किंग स्कीम दोनों के लिए लगभग सेम है, सेक्शन वाइज, ठीक है, उसमें कोई चेंजेस नहीं, क्योंकि दोनों 80 मार्क्स के पेपर दे रहे हैं, तो दोनों का सेक्शन वाइज जो है वो सेम रहता है। मतलब उनको भी 5 मार्कर है तो इनको भी 5 मार्कर है। लकीली तुमने अच्छा क्वेश्चन पूछ दिया, ये हमारे व्यूअर्स को अच्छा जाएगा। अब बताओ, गैस करो। स्टैंडर्ड नहीं, स्टैंडर्ड नहीं है, ये बेसिक है, ये बेसिक है, ये बेसिक पेपर है। बट मैं आपको बता दूं, जिनको लग रहा है कि बेसिक है तो आसान है, ये क्वेश्चन सॉल्व करके जरा देख लेना, ये क्वेश्चन सॉल्व करके देख लो, है ना। और अगर इस ये कम पड़े तो ये सॉल्व करके देख लो, क्वेश्चन नंबर 33 ये ट्राई करके देख लो बेसिक वाले बच्चे, आपको समझ में आ जाएगा कि आपको कितनी मेहनत करनी है, ठीक है। बेसिक सिर्फ नाम का बेसिक है, ये क्वेश्चन आप सॉल्व करो। स्टैंडर्ड वाले चलो आओ ये तुम सॉल्व करके दिखा दो, है ना। स्टैंडर्ड वाले को भी अगर बोलूँ ये सॉल्व करके दिखाने, तो वो भी कुछ बच्चे नहीं कर पाएंगे सॉल्व, क्योंकि ट्राइंगल से बच्चे वैसे ही डरते कांपते हैं बच्चे। सो लेट्स सी, आप ट्राई करो, है ना, आपको समझ में आ जाएगा कि ज़्यादा डिफरेंस नहीं है ना, स्टैंडर्ड और मैथ्स में, स्टैंडर्ड और बेसिक मैथ्स में, ठीक है, बेस्ड ऑन द लेवल ऑफ डिफिकल्टी, ठीक है। ये हो गई हमारी डिस्कशन। अब हम लोग चलेंगे, अब हम लोग देखेंगे कि सीबीएसई का क्या कहना है। मतलब जब बोर्ड मार्किंग स्कीम निकालती है और क्वेश्चन पेपर सेट करती है तो किस पैटर्न पे सेट करती है, ठीक है। सो वी हैव दिस, ये देखो 43 मार्क्स यहाँ पे दिख रहा है आपको, है ना, आउट ऑफ टोटल 80 मार्क्स का पेपर होता है। इसमें से 43 मार्क्स किसमें दिया गया, रिमेंबरिंग में। ये किसके लिए, स्टैंडर्ड के लिए। रिमेंबरिंग मतलब फॉर्मूला बेस्ड हो गया, अंडरस्टैंडिंग हो गया, जो बेसिक अंडरस्टैंडिंग क्वेश्चंस के कॉन्सेप्ट के हो गए वो। अप्लाइंग का मतलब न्यू सिचुएशंस बाय अप्लाइंग रिक्वायर्ड नॉलेज, मतलब आपके पास जो नॉलेज है उसको अप्लाई करना है डायरेक्ट। जैसे मैंने बोला कि कुछ क्वेश्चंस ऐसे होते हैं जो किसी भी आपको टेक्स्ट बुक में या रेफरेंस बुक में नहीं मिलेगा, वो सीधा पेपर पे मिलता है। तो वहाँ पे आप कितना कैपेबल हो अप्लाई करने के लिए, उस पे देखो 19 मार्क्स का प्रोपोर्शन है। और एनालाइज, देखो एनालाइज करना, है ना, जैसे आपको स्टैट्स का स्टैटिस्टिक्स इनको पढ़ना है, तो कई सारे ऐसे चैप्टर जहाँ आपको एनालाइज करना पड़ता है वैल्यूज़ को, फिर आपको सॉल्व करना होता है ना। अच्छा, उसमें कैलकुलेशन भी, एवैल्यूएशन है। एंड देन लास्टली क्रिएटिंग है। क्रिएटिंग मतलब वो आता है आपका केस बेस्ड स्टडीज में मोस्टली, है ना, क्रिएटिव टाइप के क्वेश्चन। तो उसके लिए भी देखो कितने 18 मार्क्स गिवन है। 43 मार्क्स नॉर्मल सिंपल वाले क्वेश्चंस, मतलब जो रिमेंबरिंग और अंडरस्टैंडिंग पे बेस्ड है। 19 मार्क्स का जो टोटल वेटेज है, यानी 20, ये परसेंटेज में 54% वेटेज इजी वाले, मतलब थोड़े रिमेंबरिंग वाले हैं। 24% जो है वो अप्लाइंग के लिए गिवन है, और 22% जो है वो बाकी चीज़ों के लिए है, एनालाइज करना, इवेल्युएट करना और उनको क्रिएट करना, क्रिएटिव वाले क्वेश्चंस में, ठीक है। लेकिन यही वेटेज चेंज हो जाएगा बेसिक के पेपर में, वो देख लेते हैं एक बार, है ना, वो सारे हम लोग एक बार यहाँ पे देख लेते हैं। सो बेसिकली ये पैटर्न बनाया हुआ है सीबीएसई के थ्रू, है ना, जो हर साल वो रिलीज करते हैं। ये हमने डिस्कस किया 2024 से 2025 का, ठीक है, लास्ट ईयर का ही हमने डिस्कस किया है। अगर हम लोग इसमें बेसिक का देखें तो बेसिक में देखो, अब ये जो हमारे पास जो मार्क्स था ये 8 मार्क्स हो गया, ये कम हो गया। मतलब एनालाइज करने वाले मार्क्स का प्रोपोर्शन कम है ना। सबसे ज़्यादा प्रोपोर्शन किसका है, 75% किस में आ रहा है, नॉर्मल, मतलब फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चंस और नॉर्मल अंडरस्टैंडिंग वाले क्वेश्चन पे आ रही है, राइट। तो यहाँ पे देखो 60 मार्क्स जो है, आउट ऑफ 80 मार्क्स 60 मार्क्स किसके लिए दिया हुआ है, सिर्फ यस रिमेंबर, बस फॉर्मूला रिमेंबर करना है और उस पर बेस सॉल्विंग करनी है। और अगर आपको थोड़ा अंडरस्टैंडिंग है उस चैप्टर का तो आप इजीली सॉल्व कर लोगे। तो सबसे ज़्यादा पोर्शन इसमें दिया हुआ है। एनालाइज करने में थोड़ा कम है ना, एज कम्पेयर टू स्टैंडर्ड पेपर, राइट। और अप्लाइंग में, एनालाइजिंग में, ये सब कम इसमें वेटेज है, ठीक है। ये हो गई जनरल चीज। इससे आपको क्वेश्चन का आइडिया नहीं आएगा। क्वेश्चन का अगर आइडिया चाहिए तो मैंने आपको पेपर में जैसे दिखाया है वो पेपर आप सॉल्व करो, प्रीवियस ईयर पेपर जब आप सॉल्व करोगे तब आपको रियल लेवल ऑफ क्वेश्चन का पता चलेगा। इससे आपको ज़्यादा खास पता चलेगा नहीं, बट ये सिंस बोर्ड ने रिलीज़ किया हुआ तो हमने डिस्कस करना ज़रूरी था, है ना। अब लास्ट और सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट पे आते हैं कि आखिर बच्चे क्या करें, है ना, क्योंकि उनको तो अभी फॉर्म फिलअप करके स्कूल को बताना पड़ेगा ना कि स्टैंडर्ड चाहिए या बेसिक चाहिए। तो उस कंक्लूजन पे हम लोग आते हैं यहाँ पे,
है ना। कंक्लूजन हमारा जो रहेगा वो ये है, तीन कैटेगरी में हमने इसको डिवाइड किया हुआ है। पहला जो कैटेगरी है जिसमें बच्चे मैथ्स से मतलब उनको बहुत लगाव है, दे इंजॉय सॉल्विंग मैथ्स, और उनको आगे चलकर मैथ्स लेना भी है, तो उनको तो क्लियर है कि स्टैंडर्ड मैथ्स उनके लिए तो स्टैंडर्ड मैथ्स ही लगेगा। उनकी मैथ्स भी अच्छी है, उनको आगे चलकर मैथ्स भी परस्यू करना है, तो उनको स्टैंडर्ड मैथ्स के लिए तो जाना, उनको दिक्कत नहीं है। अच्छा, दूसरे बच्चों को भी दिक्कत नहीं है। कौन से बच्चे? जिनको ये मालूम है, जिनको ये फिक्स है कि आगे चलकर मुझे मैथ्स लेना ही नहीं है। अगर हम लोग पीसीबी में जा रहे हैं या आर्ट्स ले रहे हैं या फिर कॉमर्स ले रहे हैं विदाउट मैथ्स, तो उनको मालूम है ना कि मैथ्स लेना ही नहीं है, तो आराम से उनका सिलेक्शन, मतलब उनका चॉइस तो उनके ऊपर डिपेंड करता है ना। वो बहुत ईजिली वो डिसाइड कर सकते हैं कि अगर उनकी मैथ्स अच्छी है तो स्टैंडर्ड भी ले सकते हैं, और अगर उनको मन है भाई बेसिक का, तो बेसिक के लिए भी जा सकते हैं, राइट। तो उनको कन्फ्यूजन बिल्कुल नहीं है। जो डिसाइडेड है पहले से, उनको कन्फ्यूजन नहीं है। अब तीसरे जो बच्चे आते हैं जो सबसे ज़्यादा स्ट्रगल करते हैं, है ना, थोड़ा इधर आ जाओगे। हाँ, अब देखो जो तीसरे बच्चे जो सबसे ज़्यादा स्ट्रगल करते हैं वो कौन होते हैं? जिनकी मैथ्स उतनी अच्छी नहीं है सॉल्विंग में, लेकिन उनको आगे चलकर मैथ्स लेना है। उनके पास चैलेंज क्या है? चैलेंज ये है कि उनके मार्क्स भी अच्छे नहीं आ रहे और उनको मैथ्स भी लेना है। तो वो टीचर्स को भी कन्विंस नहीं कर पाएंगे और पेरेंट्स को भी कन्विंस नहीं कर पाएंगे, क्योंकि जब वो बोलेंगे नहीं मुझे स्टैंडर्ड मैथ्स लेना है, तो हो सकता है स्कूल में टीचर्स बोले कि नहीं बेटा तुम्हारी मार्क्स उस लायक नहीं है, तुम एक काम करो बेसिक मैथ्स ले लो। ऐसा हो सकता है, राइट। तो इसमें घबराना नहीं है। इसमें सबसे पहले ही बात समझ लो, थोड़ा सा आपको टाइम लगेगा कन्विंस करने में, है ना। अगर आपको लग रहा है कि नहीं मैथ्स में आप अच्छा, मतलब आपको मैथ्स चाहिए ही चाहिए, है ना, तो मैं ये बोल सकता हूँ कि आप थोड़ा अगर प्रैक्टिस करोगे ना, 2 से 3 महीने काफ़ी है मैथ्स को अच्छा करने के लिए, है ना। स्टैंडर्ड मैथ्स आपको लेना अगर है और आप मैथ्स में वीक हो, थोड़ा आप सॉल्विंग करो हर दिन। 20 क्वेश्चंस अगर किया, 10 to 20 क्वेश्चंस किया ना, तो 2 महीने में मैथ्स, 2 से 3 महीने में मैथ्स एटलीस्ट अच्छी हो जाएगी। बहुत अच्छी नहीं गारंटी दे सकते, बट अच्छी तो हो जाएगी। मतलब इस लायक हो जाएगी कि आप एटलीस्ट अपने टीचर्स को या फिर अपने पेरेंट्स को कन्विंस कर सको कि आप स्टैंडर्ड मैथ्स ले सकते हो, ठीक है। सो यू हैव टू स्टार्ट इट फ्रॉम नाउ, क्योंकि आपके पास ज़्यादा टाइम नहीं है, अभी रजिस्ट्रेशन स्टार्ट हो जाएगी, राइट। तो 2 महीने भी नहीं है एग्जैक्टली। जो अभी अपकमिंग एग्जाम्स आपकी स्कूल में आएगी, उसमें आप अच्छा करो, है ना, उसमें टाइम दो। 1 मंथ है ना आपके पास अभी, तो उसमें, या फिर अगर कुछ दिन में है, लेट्स से 15 डेज में है, थोड़ा हार्डवर्क कर लो, बाकी सारी चीज़ों को साइड करके थोड़ा फोकस करके मैथ सॉल्व करो। ये चैलेंज होगा, मैं आपको बता रहा हूँ, ये इतना ईजी नहीं होता, है ना। तो ये लेकिन करना उन्हीं बच्चों को है, ठीक है। तो इनके लिए वही है कि अगर आपको स्टैंडर्ड मैथ्स चाहिए तो आप थोड़ा मेहनत करो और फिर आप स्टैंडर्ड मैथ्स लो, है ना। कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करना चाहिए करियर के लिए, राइट। आगे चलकर देखो, मैं आपको एक फैक्ट बताता हूँ, बहुत इंपॉर्टेंट फैक्ट बता रहा हूँ। हम लोगों ने भी खुद एक्सपीरियंस किया है और बहुत सारे लोगों को देखा है, बहुत सारे बच्चों को भी देखा है कि उनका मैथ्स पहले स्ट्रांग नहीं था या फिर बाकी चीज़ों में थे, वो बाकी को करिकुलर में बहुत अच्छे अच्छे स्टूडेंट थे। जब ये बेसिक मैथ्स और स्टैंडर्ड मैथ्स नहीं था, तब तो एक ही पेपर आता था, और वो बच्चे फुटबॉल के अच्छे प्लेयर्स, बास्केटबॉल के अच्छे प्लेयर्स। तो लेकिन लास्ट के 1 महीने पढ़कर, क्योंकि कंटेंट कम होता है 10th का थोड़ा, तो उनका थोड़ा सा, अगर किसी बच्चे का बेसिक थोड़ा अच्छा है, मतलब कैलकुलेशन में अगर मिस्टेक नहीं कर रहा है, और वो 93-94 बच्चे लेकर आए मैथ्स में, जबकि वो प्रीलिम्स में उनका स्कोर 30-35 ऑन 80 रहता था, तो उन्होंने मेहनत करके लाया ना अच्छा मार्क्स। तो वो पॉसिबल है अगर आप हर दिन सॉल्व कर रहे हो। मैथ्स को कंसिस्टेंसी चाहिए, हर दिन सॉल्व करोगे तो मार्क्स अच्छे मिलेंगे आपको स्टैंडर्ड मैथ्स में भी, ठीक है। तो डिसीजन इज अप टू यू। हम लोग सिर्फ फैक्ट दे सकते हैं, बट आप थोड़ा टाइम निकाल कर बैठो, पेरेंट्स से डिस्कस करो, टीचर से डिस्कस करो, फ्रेंड से डिस्कस करो, एंड फाइनली करियर को थोड़ा सा, ये नहीं कि नहीं मुझे मैथ्स चाहिए लेकिन मेरा वीक है इसलिए मैं गिव अप कर दूंगा, प्लीज़ डोंट डू दैट, ठीक है। वो करियर से कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करना चाहिए। आगे चलकर ठीक हो जाएगी मैथ्स यार। हम लोग मज़े से, मतलब हम लोग 10th तक ठीक है, हम लोग 7th तक मैंने भी स्ट्रगल किया है। 8th से जब मुझे 8th में मुझे 94 मिला मैथ्स में, तब मेरा कॉन्फिडेंस आया कि अच्छा ठीक है, अच्छा कर सकते और हैं। मैथ्स में बहुत सारे बच्चों को डर रहता है, पता हाँ, नहीं डर क्यों, रहता है। क्योंकि जैसे अभी हायर एजुकेशन में भी जाओगे ना, तो मैथ्स एक इंपॉर्टेंट फैक्टर रहता है। फोबिया है, फोबिया और मैथ्स फोबिया। कंपटीशन भी आप दोगे, कुछ भी दोगे तो मैथ्स एक इंपॉर्टेंट फैक्टर रहता है। तो मैथ्स को अभी से लेकर के चलो, स्ट्रांग है तो अपने हिसाब से डिसाइड करो, और आगे फिर हम लोगों ने पूरा अच्छे से डिस्कस करा है बेसिक मैथ्स और स्टैंडर्ड मैथ्स को लेकर के। यस, है ना। तो इसके लिए बाकी जो डिटेल्स चाहिए, जैसे कुछ इससे रिलेटेड जो डॉक्यूमेंट्स है, वो हम लोग अटैच कर देंगे नीचे, डिस्क्रिप्शन में डाल देंगे सारा चीज़। और आने वाले टाइम पे अभी रेगुलर वीडियोस आ रहे होंगे, आपके चैनल को सब्सक्राइब कर देना, ठीक है। अपने फ्रेंड्स के साथ भी शेयर कर देना।
और अभी पॉडकास्ट के थ्रू या फिर बहुत सारी चीज़ें, अभी इंटरेस्टिंग कंटेंट आने वाले हैं जो आप लोग शायद ही देखे होंगे, कहीं शायद नहीं देखे होंगे। तो हम लोग बहुत नई नई चीज़ें लेकर के आएंगे, तो चैनल में बने रहना और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना। आप लोगों का सपोर्ट अगर आप लोग करते हो तो आपके लिए और अच्छे अच्छे कंटेंट हम लोग लाएंगे ताकि आपको ही बेनिफिट करेगा। ठीक है, सो थैंक यू सो मच, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।